अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और बदलते मौसम की खबरें लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। माशी इशारिये मुस्बत सम की जानिब गामजन, मईशत मुस्तहकम बुनियादों पर आगे बढ़ रही है। पॉलिसी रेट का 22 से 15% पर आना खुश आइन पेशरफ। पॉलिसी रेट में कमी सनत, ज़राअत, कारोबार, तिजारत और दीगर शोबों के लिए अच्छी खबर। कर्जों के हजम में बड़ी कमी आएगी। पावर सेक्टर में आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा विंटर पैकेज लाया जा रहा है। कदम से कदम मिलाकर मेहनत करेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। हज पॉलिसी 2025 मंजूर। कोटा 1,79,210 सरकारी और निजी शोबे में बराबर तकसीम किया जाएगा। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाजत नहीं। बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए 100 हजाज पर एक नाजिम का तकर्रुर। पहली मर्तबा हज के ख्वाहिशमंदों को बैलेंटिंग में तरजीह दी जाएगी। विफाकी काबीना के फैसले। साल 2024 और 25 के लिए जम्मू कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी बजट भी काबीना ने मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू, 9th एवेन्यू इंटरसेक्शन और सरीना चौक कन्वेंशन सेंटर इंटरसेक्शन का संगे बुनियाद रख दिया। सरीना चौक 60 और 9th एवेन्यू मंसूबा 100 दिन की इंतहाई कलील मुद्दत में मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। दोनों मंसूबे इस्लामाबाद और गिरदनवाह की खूबसूरती और तरक्की का बायस बनेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और ईरान का बिरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची की मुलाकात। मुश्तरका मुफाद के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी अवाम की आज़ाद रियासत के हुसूल की मुनसिफाना जिद्दोजहद में पाकिस्तान की हिमायत का यादा। 26 अक्टूबर 2024 को ईरान पर इसराइल के हमले की भी मजम्मत। ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का यादा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची का दौरा है पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से वफूद की सतह पर मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सरहदी इंतज़ाम और मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। तिजारत और सरमायाकारी के लिए नए मौके तलाश करने पर इत्तेफाक। फ्रीकैन का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी गौर। मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी नागुज़ीर। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मुतालबे का इरादा। इसराइली फौजी जाहरियत की मजम्मत। ईरान पर इसराइली हमला खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन और कश्मीर समेत दरीना तनाज़ात का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और अवाम की उमंगों के मुताबिक हल निकाला जाना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और ईरान का सरहदी उमूर समेत दहशत गर्दी के चैलेंजेस से मिलकर निमटने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की फ़लस्तीन और लबनान के मुहाजिरीन की मदद काबिल तहसीन। खित्ते में इसराइली बर्बरियत रुकवाने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। अरकान की अक्सरियत से फैसला किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान आईनी बेंच में शामिल। बेंच 60 दिनों के लिए तश्कील दिया गया। शहरियों को तिब्बी सहूलतों के साथ सेहतमंद माहौल की फराहमी नागुज़ीर। सेहत आमा के लिए तिब्बी माहिरीन नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी का नई नस्ल को हुनरमंद बनाने में कलीदी किरदार है। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब।
हुकूमत मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दिन रात कोशा। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। कोई भी शख्स या कुव्वत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पाकिस्तान की बुनियाद एक नजरिए पर रखी गई। हमारे नौजवान दुनिया के मंजरनामे को मुनफरिद शक्ल देने की सलाहियत रखते हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाजा है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारट का नेशनल यूथ समिट से खिताब। सरमायाकारों का हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसीज पर भरपूर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 366 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट बुलंद तरीन सतह 92,304 पर बंद। अपनी छत अपना घर, ख्वाब को मिली ताबीर। प्रोग्राम के तहत 850 से जायद दरखास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। 60 करोड़ रुपए तकसीम। 21 से 31 अगस्त तक दरखास्त देने वालों की तस्दीक का अमल भी मुकम्मल। वजीर आला पंजाब के अरकान असेंबली को डिप्टी कमिश्नर के साथ खुद जाने की हिदायत। इसराइली कार्रवाइयों ने खित्ते के अमन को शदीद खतरे में डाल दिया। पायदार अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। वक्त आ गया है कि एशियन पार्लियामेंट्री असेंबली को मुअस्सर और मुतहर्रिक बनाने के लिए मामलात हल किए जाएं। सेनेट की कायमा कमेटी उमूर खारजा के चेयरमैन इरफान सिद्दीकी का दोहा में एशियन पार्लियामेंट्री असेंबली इजलास से खिताब। स्कूलों में लगे ताले। खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा सरापा एहतजाज। सूबाई हुकूमत की नाअहली। असातिज़ा एक मरतबा फिर सड़कों पर। ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का धरना। अपग्रेडेशन और दीगर मुतालबात के हवाले से एहतजाज। बड़ी तादाद में असातिज़ा की शिरकत। 26,000 सरकारी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। अमेरिका में मनसब सदारत का फैसला। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स आमने सामने। पिंडाल सज गया। कौन हासिल करेगा अवाम के ज्यादा वोट? बाजी किसके नाम रहेगी, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? फैसले की घड़ी आन पहुंची। पोलिंग जारी। 16.5 करोड़ अमरीकी वोट कास्ट करेंगे। 50 रियासतों में 538 इलेक्टोरल वोट। कामयाबी के लिए 270 दरकार। वोटर के पास खौफ और तकसीम की सियासत खत्म करने का मौका। कमला हैरिस। आपके वोट से महंगाई का खात्मा करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप। गजा पर इसराइल की बमबारी। 17 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। कमालवान हस्पताल का मुहासरा। सिहोनी फौजी कार्रवाई में डॉक्टर्स और शीरखार बच्चों समेत मुताद्दिद मरीज जख्मी। मगरबी किनारे पर हमले में 2 अफराद शहीद। जनूबी लबनान पर भी इसराइली जारहियत जारी। जद्दोजहद आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। शोहदा का मिशन आज़ादी के हुसूल तक जारी रहेगा। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम शोहदा जम्मू मनाएंगे। भारत मुखालिफ मुजाहिरों और रैलियों समेत मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद होगा। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल का 5वां रोज। तबीयत मजीद बिगड़ गई। मकबूजा कश्मीर के इलाके बांडीपुरा में रियासती दहशतगर्दी। एक नौजवान शहीद। दोहा में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में मुत्तहिदा अरब अमारात के मोहम्मद शहाब को 4-1 से शिकस्त दी। कौमी क्रिकेट टीम मेलबर्न से एडिलेड पहुंच गई। कल से प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। दूसरा वनडे जुमे को एडिलेड में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। और एएफसी चैंपियंस लीग ग्रुप बी में सऊदी क्लब अल हिलाल का नाकाबिले शिकस्त सफर जारी। चौथे मैच में ईरान के इस्तक्लाल क्लब को 3-0 से हरा दिया। एलेक्जेंडर मित्रोविच की हैट्रिक।
हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के मुताबिक नेवटेक के साथ अपने मुस्तकबिल के पहिए को आगे चलाएं। LTV, HTV, ड्राइवर और हैवी मशीनरी ऑपरेटर बने, अंदरून और बैरून मुल्क पुरकशिश रोजगार कमाएं। 3 माह के मुफ्त शॉर्ट कोर्सेज, उम्र की हद 18 से 21 साल। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 21 नवंबर 2024। दाखिले, कोर्सेज और दीगर मालूमात के लिए हमारा वेब लिंक विजिट करें। हुनरमंद नौजवान, रोशन पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मरकजी बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 2.5% कमी से सनत, ज़राअत, कारोबार और तिजारत को फरोग मिलेगा और बरामदात में इजाफा होगा। विफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब के साथ होने वाले मुआहिदों पर अमल दरामद में तेजी लाई जा रही है। काबीना इजलास की मजीद तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमती इक़दामात के बाइस माशी आशारिये मुस्बित सिमत की जानिब गामजन हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आम लोगों की मुश्किलात में कमी देखने को मिलेंगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2.5% पॉलिसी रेट में और कमी की है और उससे अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो पॉलिसी रेट है वो 15% पे आ गया, जो कि एक बड़ी खुशाइंद ये एक डेवलपमेंट है कारोबार के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए। और यकीनन अब पैसा लोग यहाँ से निकाल के अकाउंट से अपने इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि जॉब्स और प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पॉलिसी रेट में कमी से पैदावारी सलाहियत में इजाफे के साथ कर्जों के हुज्जम में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि बिजनेस टू बिजनेस माहिदों पर पेशरफ्त हो रही है, जबकि आज़रबाईजान के साथ $2 अरब की सरमायाकारी के माहिदों के हवाले से उमूर ज़ेरे गौर हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तवानाई के शोबे में विंटर पैकेज ला रही है, मईशत मुस्तहकम बुनियादों पर आगे बढ़ रही है, भरपूर मेहनत से चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए पुरअज़म है। वफाकी काबीना ने वजारत मजहबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की सिफारिश पर हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। काबीना को बताया गया कि साल 2025 में पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 होगा, जिसे हुकूमत और निजी शोबे में 50-50 के तनासुब से तकसीम किया जाएगा। वफाकी काबीना ने हज बैलेटिंग में ऐसे अफराद को तरजीह देने की हिदायत की जो पहली मर्तबा हज की अदायगी करेंगे। काबीना ने वजारत उमूर कश्मीर व गिलगित बिल्तिस्तान की सिफारिश पर जम्मू कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी बजट बराए माली साल 2024-25 की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में वजारत बहरी उमूर की सिफारिश पर बहरी जहाजों की दर्जाबंदी की सर्टिफिकेशन के हवाले से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग्स कराची और बहरिया क्लासिफिकेशन सोसाइटी के दरमियान मुआहिदे की भी मंजूरी दे दी गई। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जुना एवेन्यू, 9th एवेन्यू इंटरसेक्शन और सरीना चौक कन्वेंशन सेंटर इंटरसेक्शन का संगे बुनियाद रखा। दोनों मंसूबों को इंतहाई कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि ये मंसूबे इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवाह की खूबसूरती और तरक्की का बाइस बनेंगे। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए 9th एवेन्यू और कन्वेंशन सेंटर चौक पर इंटरचेंज तामीर किए जा रहे हैं। ये दोनों मंसूबे न सिर्फ इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवाह के शहरियों के लिए सहूलत का बाइस बनेंगे, बल्कि इससे शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। मंसूबों का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के शहरियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने मंसूबों को इंतहाई कलील मुद्दत में मुकम्मल करने के हवाले से वज़ीर दाखिला और उनकी टीम के अज़म को सराहा। मैं इस्लामाबाद के रिहायशियों को और सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ुसूसन वज़ीर दाखिला और उनकी टीम को बहुत शाबाश देना चाहता हूँ कि वो पंजाब का रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किया हुआ है और यहाँ पर
उसी को आगे लेके जा रहे हैं। F9 का मंसूबा इंशाअल्लाह 100 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा और इसी तरीके से सरीना का मंसूबा 60 दिनों में ये मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने वफाकी दारुल हुकूमत को मजीद खूबसूरत बनाना है। उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर और मुतल्लिका वज़ारतों के हुकाम की काविशों को सराहा। SCO कॉन्फ्रेंस जो कि इंतहाई कामयाबी से और बड़े पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई, उसके लिए मैं आज वज़ीर दाखिला को, वज़ीर इत्तलात को, और यहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो मेहनत की और उनकी टीम ने जो कोशिशें की उस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सरीना चौक मंसूबे को 60 दिन में, जबकि 9th एवेन्यू पर मंसूबे को 4 माह से कम मुद्दत में मुकम्मल करेंगे। इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल्स की कमी है। हमने 2 जगह हैं जो ऑक्शन के लिए इश्तिहार दे दिया है, वो इश्तिहार आ चुका है। अब इंशाल्लाह ताला जितना जल्दी होगा उसका हम प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे एंटरटेनमेंट की बहुत कमी है इस्लामाबाद में, उसके लिए एक सफारी पार्क जो है हम ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। मार्गला रोड है, उसको मोटरवे से कनेक्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट की है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को जिन्ना एवेन्यू 9th एवेन्यू इंटरसेक्शन मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि मंसूबे पर लागत का तखमीना 4.1 अरब रुपए है। मंसूबे में 1 अंडरपास और 2 फ्लाईओवर्स शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिन्ना एवेन्यू 9th एवेन्यू इंटरसेक्शन मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। सरीना चौक और कन्वेंशन सेंटर इंटरसेक्शन मंसूबे पर लागत का तखमीना 4.2 अरब रुपए है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये मंसूबे ट्रैफिक की रवानी और शहर की खूबसूरती में इजाफे का बाइस बनेंगे। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान के साथ बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के तबादलों को बरकरार रखने और मुश्तरका मुफाद के तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार किया है। पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आए ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची का इस्लामाबाद में खैर मकदम करते हुए वज़ीर आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और सदर मसूद पज़ेशियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के हुसूल की मुनसिफ़ाना जद्दोजहद में पाकिस्तान की हिमायत का अयादा करते हुए वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल की नस्लकुशी की मुहिम की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने गज़ा में फौरी जंगबंदी, इंसानी इमदाद की फ़राहमी और सबसे बढ़कर फ़लस्तीनी अवाम को खुद इरादियत के नाकाबिल तनसीख हक़ की फ़राहमी पर ज़ोर दिया। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता माह की 26 तारीख को ईरान पर इसराइल के हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का अयादा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। सैयद अब्बास इराक़ची ने ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आज़म को ईरान के नुक्ता नज़र से भी आगाह किया। पाकिस्तान और ईरान का कहना है कि फ़लस्तीन के अवाम की आज़ादी की जदोजहद दहशतगर्दी नहीं है। इस्लामाबाद में मुलाकात के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइली बर्बरियत रोकने के लिए मुश्तरका काविशों को वाहिद हल करार दिया। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मसरूफियात की तफसील शेयर कर रही हैं नमरा सुहेल। पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आए हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची और नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार के दरमियान मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल में इसराइल की फ़ौजी जारहियत, बेगुनाह शहरियों की नस्लकुशी और मकबूजा इलाकों में गैर कानूनी इक़दामात पर तफसीली बात हुई है। We emphasized the need for reaching urgent ceasefire, de-escalation and dialogue aiming to realize the right of self-determination of Palestinian people. I recalled Pakistan's timely and strongly condemnation of Israel's military strikes on Iran, which was a grave violation of Iran's sovereignty. On bilateral plane, we discussed ways and means to enhance cooperation across several key areas, including trade, energy and border security. We agreed to intensify collaboration on border management and addressed shared challenges.
न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि मौजूदा तनाजुर में दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहम है। इसराइली जंगी जारहियत और गजा में नस्लकुशी को फौरी रोका जाए। We deeply appreciate the strong and commendable stance of the government and people of Pakistan in condemning the Zionist regime's aggression against Iran. Pakistani authorities, particularly the Honorable Prime Minister of Pakistan, have taken a strong and clear position. Unlike the Israeli regime, the Islamic Republic of Iran does not seek escalation. However, we reserve our inherent right to legitimate defense under Article 51 of the United Nations Charter. वजारत खारजा में पाकिस्तान और ईरान के रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात में दो तरफा दरीना ताल्लुकात को तिजारत, तवानाई और बॉर्डर मैनेजमेंट की इस्तेदाद में इजाफे से मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए खारजा के दरमियान वसीतर इक्तिसादी ताउन, बॉर्डर मैनेजमेंट और खित्ते को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से अहम गुफ्तगू हुई। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जुडिशल कमीशन ने आईनी मुकदमात की समाअत के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस शाहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इजलास में जुडिशल कमीशन ने 5 के मुकाबले में 7 अरकान की अक्सरियत से फैसला किया। आईनी बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच 2 माह के लिए तश्कील दिया है। इजलास में कमीशन के सेक्रेटरिएट के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि मुल्क की तरक्की का इन्हिसार नौजवानों पर है, नौजवानों ने ही मुल्क की तकदीर बदलनी है। इस्लामाबाद में नेशनल यूथ समिट से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान और फ़लस्तीन बरादर मुल्क है। हम फ़लस्तीनी तलबा को पाकिस्तानी इदारों में दाखिले दे रहे हैं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, तफसील बता रहे हैं मलिक उमर। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि नौजवान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और हर फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस अमर की है कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जाए। Most developed countries in the world, they are faced with an aging population. They lack a skilled workforce. In Pakistan, we have abundance of great innovators in the youth who are playing their role in reshaping our society, our community and our economy. Pakistan's youth not only has great potential, but Pakistan's youth can reshape the future of the world because we are heading towards a common shared future. वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इसराइल नहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अक़वाम आलम फ़लस्तीन की नस्ल कुशी को रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीनी तलबा को पाकिस्तानी इदारों में दाखिले दे रहे हैं। As far as the youth of Gaza is concerned, I am proud that we have over 200 medical students from Gaza studying in Pakistan right now. We understand the dilemma that young people who were carrying out their medical studies were not able to complete their studies because of the constant war that has been imposed upon the innocent people of Palestine. And there's a genocide going on, make no mistake about it. So Pakistan is a friend of Palestine, and we have extended our fullest support to the youth of Palestine so they can complete their medical studies. So there is no shortage of doctors in the great state of Palestine. वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कौम की तवक्कुआत नौजवानों से वाबस्ता हैं। उन्हें आला तालीम और मयारी पेशा वराना तरबियत फराहम करके मुल्क के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाया जा सकता है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 850 से ज़ायद दरख्वास्त दहिंदगान को पहली किस्त की मद में 60 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अरकान असेंबली को हिदायत की कि वो खुद दरख्वास्त दहिंदगान के पास आएँ और उन्हें अपने घरों की तामीर के लिए रकम मिलने पर मुबारकबाद के खतूत पहुँचाएँ। इन खतूत में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा गया है कि ये पहली किस्त की रकम मिलने पर अपने ज़ाती घर की तामीर का फौरी आगाज़ कर सकते हैं। वज़ीर आला ने खत में लिखा है कि हर बेघर पाकिस्तानी के लिए अपनी छत अपना घर उनका ख्वाब है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स ने दौरान ट्रेडिंग 92,000 की नफसियाती हद एक दफा फिर उबूर कर ली और 366 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 92,304 की सतह पर बंद हुआ। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अहमद खान।
हुकूमत की माशी इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली काविशों और मौसर इक्तसादी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत तरक्की की मनाजिल तय कर रही है और माशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामजन हैं। स्टॉक एक्सचेंज भी इन हुकूमती इकदामात और उनके नताइज की भरपूर अक्कासी कर रहा है। यही वजह है कि 100 इंडेक्स में 366 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा देखा गया, जिसके बायस 100 इंडेक्स ने 92,304 की बुलंद सतह पर ट्रेड किया। माशी माहिरीन का कहना है कि महंगाई की शरह में नुमाया कमी और स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में कमी से स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार रहा। लोग एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2% होगा, लेकिन 2.5% एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी लोगों की, तो एक तरह से एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कट हुआ है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर में जो है मार्केट में बाइंग है। ऑब्वियसली जो लेवरेज कंपनीज हैं उनमें ऑब्वियसली उनको एडवांटेजेस होगा। जब उनकी अर्निंग्स बढ़ेंगी तो उसका रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज में पड़ता है, प्राइसेस पे पड़ता है। मौजूदा हुकूमत के जो मुश्किल फैसले हैं और जो गैर मकबूल फैसले किए, अब उसके समरात हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे हम मईशत में चेंजेस लेकर आए हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस की तरफ हम आगे बढ़े हैं, FBR में रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं और इसके साथ साथ सब्सिडीज़ का खात्मा किया है, तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कंटिन्यू सर्च साइड के ऊपर देख रहे हैं। हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर कंटिन्यू पॉजिटिव साइड में आया। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर लें, रेमिटेंसेस बाहर से बहुत रिकॉर्ड तादाद में आ रहे हैं। बाजार हिस्से में 75 करोड़ 26 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 32 अरब 82 करोड़ से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 450 कंपनियों में से 222 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 168 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 60 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। आज मार्केट में ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट, केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स और फर्टिलाइजर के शोबों में खरीदो फरोख्त में तेजी देखी गई। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की कोशिशों से रवा माली साल की पहली सहमाही में पाकिस्तान की गैर मुल्की सरमायाकारी में 48% इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से सितंबर के दौरान 77 करोड़ 10 लाख डॉलर्स की बराह रास्त सरमायाकारी हुई, जो गुज़िश्ता साल के 52 करोड़ डॉलर से ज्यादा है। सालाना बुनियादों पर रवा माली साल में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 81% इजाफे के साथ 385 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि गुज़िश्ता माली साल में ये 213 मिलियन डॉलर थी। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, हांगकांग, बरतानिया और अमेरिका की जानिब से सरमायाकारी की जा चुकी है। विफाक ईवान हाय सनद तिजारत ने मरकजी बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में कमी को अहसन इकदाम करार दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि इससे मईशत का पहिया मजीद रवां होगा। मजीद तफसील मोहम्मद जुबैरुद्दीन की इस रिपोर्ट में। पॉलिसी रेट में 250 बेसिस पॉइंट्स की कमी को सराहते हुए विफाक ईवान हाय बराए सनअत तिजारत के नुमाइंदगान का कहना है कि मरकजी बैंक की जानिब से मईशत का जायजा लेते हुए शरह सूद में की जाने वाली कमी दानिशमंदाना फैसला है, जबकि मौजूदा विफाकी हुकूमत की जानिब से मईशत के लिए अंतक काविशें सूदमंद साबित हो रही हैं। ये एक अच्छा साइन है। हमारी दूसरी जो इकनॉमिक्स इंडिकेटर्स भी बेहतर हो रहे हैं। हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.9 हो गया है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल है और वो भी बल्कि हमारी करेंसी मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने जा रही है। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से उसमें जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बेहतर होती है, जो कि ऑलरेडी हमारे यहाँ काफ़ी इस वक्त चैलेंजिंग पोजीशन है, तो इस हिसाब से हमें लगता है कि इसमें बेहतरी आएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरह सूद को कम किया जाए और इनकरेज किया जाए इन्वेस्टर को कि बिज़नेस एक्टिविटी में इजाफा करे, और दुनिया में मुकाबला करना है तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना पड़ेगा। सनतकारों का कहना है कि मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, महंगाई की शरह का सिंगल डिजिट में आ जाना, रुपए की कदर में इस्तेहकाम, ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में इजाफा और कीमतों में कमी हुकूमत की दानिशमंदाना और मईशत के लिए संजीदा काविशों का मज़हर हैं। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। उधर ताजरों ने पॉलिसी रेट में 2.5% कमी के फैसले को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि इससे मुल्क में तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों में तेजी आएगी। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। हुकूमती इक़दामात की बदौलत मुल्की मीशत को पायदार बुनियादों पर मुस्तहकम और महंगाई को कम करने में मदद मिल रही है। इसके साथ रुपए की कदर में इस्तेहकाम और ज़र मुबादला ज़खायर में भी इजाफा हो रहा है। इक़्तिसादी अशारियों में बेहतरी और मुसलसल कम होती हुई महंगाई की वजह से मरकजी बैंक ने पॉलिसी रेट में 2.5% की कमी की है। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि शरह सूद में कमी के मीशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज पे मैं समझ तो आ चुका है, बाकी इंडस्ट्री के भी आएगा, और इस तरह से अगर वहाँ पे आएगा तो ये रूट लेवल पे जाएगा। अब जैसे जैसे शरह सूद नीचे आएगी तो फाइनेंसिंग कॉस्ट कम होगी और कारोबार खुलेंगे। शरह सूद में कमी के बाद सरमाए का रुख बैंकों की बजाय मार्केट की जानब बढ़ेगा, जिससे मीशत के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ेगी। छोटे कारोबार को फ़रोग और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में गवर्नमेंट कर रही है,
تو انشاءاللہ اس کا ان فیوچرز جو ہے بیٹر رہے گی پوزیشنز. کمپنیز جو ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ پاکستان میں چونکہ زیادہ کام کری ہوتی ہیں تو اب وہ ان کی چونکہ فائنینشیل کاسٹ کم ہوگی تو ان کے پروفیٹیبلٹی بڑھے گی. اب ماشاءاللہ 15% پہ آ گیا تو ایک اوور آل بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوگا اکانومی پہ. شرح سود میں کمی سے عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا. گاڑی یا گھر لیز پر لینے والوں کی ماہانہ قسط میں بھی کمی آئے گی. اس کے علاوہ مہنگائی کی شرح بھی مزید کم ہوگی. بزنس کمیونٹی نے پالیسی ریٹ میں کمی کے فیصلے کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اس میں مزید کمی کی جائے. رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ صحت کے شعبے میں جدت، سرمایہ کاری اور تحقیق کی حوصلہ افزائی حکومتی ترجیحات میں شامل ہیں. صحت کی سہولیات تک عوام کی رسائی یقینی بنانے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. تفصیل محمد شاہد کی اس رپورٹ میں دیکھیے. اسلام آباد میں صحت عامہ سے متعلق عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ تمام شہریوں کو یکساں، سستی اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی ہماری ترجیح رہی ہے. شہریوں کو بنیادی طبی سہولیات کے ساتھ ساتھ صحت مند ماحول کی فراہمی بھی اہم ہے. I commend the Academy for its dedication to creating healthier Pakistan by nurturing a new generation of skilled and compassionate health professionals. Today's inauguration of the Skills Laboratory marks yet another remarkable step in a shared journey towards providing a dedicated space for hands-on clinical training and practical learning. قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے ہیلتھ سروسز اکیڈمی کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ صحت عامہ کی بہتری اور آنے والی نسل کو میڈیکل کے شعبے میں ہنرمند بنانے کے لیے NHS کا کلیدی کردار ہے. My tenure as Prime Minister, I focused on laying a sound foundation for accessible, affordable and quality healthcare for all citizens. I sought to strengthen primary healthcare, improve human resource development and foster partnership that could support sustainable health and advancements across the country. قائم مقام صدر نے صحت عامہ سے متعلق عالمی کانفرنس کے انعقاد کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی کانفرنس صحت کے شعبے سے وابستہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤثر پلیٹ فارم ہے. محمد شاہد، PTV نیوز، اسلام آباد. عظیم قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ وفاقی محتسب اور صدر کے دفتر کے ذریعے ہر سال 2 لاکھ سے زائد مقدمات کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. میڈیا لوگوں میں محتسب کے دفاتر کے بارے میں آگاہی پیدا کرے. وفاقی محتسب کے احکامات کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ حالیہ دنوں میں مقدمات کا اس طرح فوری طور پر نمٹنا بے مثال ہے. عوام کو ٹیکسیشن اور بینکنگ سیکٹر میں بھی بڑے پیمانے پر ریلیف فراہم کیا گیا ہے. قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی سے ترکیے کے سفیر عرفان نذیر اوغلو نے ملاقات کی. ایوان صدر میں ہونے والی اس ملاقات میں پاکستان اور ترکیے کے مابین 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان معاشی طور پر مستحکم اور مضبوط ہو رہا ہے. ملکی معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے. وہ کراچی میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے الیکٹرانک مارگیج رجسٹر کی لانچنگ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تفصیل بتا رہی ہیں عائشہ آفرین. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ جو بین الاقوامی ادارے پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اب وہ بھی ملک کی معاشی صورتحال اور اقتصادی ترقی سے مطمئن ہے. انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن سے کرپشن بہت کم ہو جاتی ہے اور کام کرنے میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت صنعت اور تجارت کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے. We have moved in the right direction, ways of manifesting that, whether it's the twin deficit or currency, stable currency, the foreign exchange reserve, the inflation story, and the whole policy rate discussion. صرف انڈسٹری سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ پالیسی ریٹ کی بات کرتے ہیں. جب کائبور 13% پہ آ گیا ہے تو پالیسی ریٹ جو بھی ہو, I think from an interest rate
and markup discussion. I do think industry is in the right place. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन आकिफ सईद ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मॉर्गेज रजिस्टर से बैंकों और मालियाती इदारों को काम करने में आसानियां पैदा होंगी। इससे पहले वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलाकाई दफ्तर का इफ्तिताह किया। उन्होंने दफ्तर के मुख्तलिफ हिस्से भी देखे। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पांडा बॉन्ड के इजरा के अमल में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बतौर एंकर शमूलियत से मार्केट में मुस्बत तासुर जाएगा। इस्लामाबाद में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने कुदरती आफात और मौसमी तब्दीली के असरात से निपटने के लिए बैंक की फंडिंग और तकनीकी मदद को सराहा। मुलाकात में मुल्क में जारी तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में महसूलात और सरमायाकारी के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि प्रोग्राम के तहत मनसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि प्रोग्राम में एहतसाब और शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की सदारत में गवादर पोर्ट और फ्री जोन में पेशरफ्त से मुतालिक जायजा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। अहसन इकबाल ने रवा साल M8 के लिए मुख्तस फंड्स को 2 हिस्सों में फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत की और गवादर के राब्ते के बढ़ाने के लिए CPEC के बुनियादी ढांचे के मनसूबों को तेज करने की अहमियत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ने मुतल्लिका महकमों को चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी के साथ मुआहिदों के मुताबिक गवादर फ्री जोन और ज़मीन के तनाज़ात को तेजी से हल करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल कहते हैं कि ज़राई अहदाफ के हुसूल के लिए बिजनेस प्लान की पेश की तैयारी ज़रूरी है। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में उन्होंने कहा कि गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए बर वक्त इकदाम करना होंगे। अहसन इकबाल ने कहा कि सूबाई हुकूमतों के जरिए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आलमी सतह पर कीमतों में कमी के तनासुब से आवाम को रिलीफ मिले। इजलास में अफरात ज़र की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। उमूर खारिजा के बारे में सेनेट कायमा कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि गजा में इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों ने खित्ते के अमन को शदीद खतरे में डाल दिया है। दोहा में एशियन पार्लियामेंट्री असेंबली के इजलास से खिताब करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने लबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की भी शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि एशियन पार्लियामानी असेंबली को इस सिलसिले में मौसर किरदार अदा करना चाहिए क्योंकि पायदार अमन के बगैर एशिया में तरक्की और खुशहाली का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि पाकिस्तान तमाम वस्त एशियाई रियासतों के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात मजीद वसी करने और इन्हें गर्म पानी तक रसाई देने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में काज़ाकिस्तान के सफ़ीर कज़ाख्स्तान से मुलाकात में सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान काज़ाकिस्तान के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। काज़ाकिस्तान के सफ़ीर ने SCO कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर स्पीकर कौमी असेंबली को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस के खित्ते की तरक्की पर दूररस नताइज मुरतब होंगे। पाकिस्तान और चीन की फ़ज़ाई अफवाज की मुश्तरका मश्क इंडस शील्ड 2024 इख्तिताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक मश्क का इनेकाद पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयर बेस पर किया गया जिसमें पाक फ़ज़ाइया और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स ने हिस्सा लिया। इंडस शील्ड मश्क से दोनों ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज की जंगी सलाहियत में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान और मलेशिया की अफवाज के दरमियान मुश्तरका मश्क रिमाओ मारखोर दोम शुरू हो गई है। 4 नवंबर को शुरू होने वाली मश्कें 2 हफ्ते तक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में जारी रहेंगी। कमांडेंट नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ने बतौर मेहमान खुसूसी मश्क की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मश्क का मकसद दोनों ममालिक की पेशावराना महारतों को बेहतर बनाना और तारीखी ताल्लुकात मजीद मजबूत करना है। मश्क से मलेशिया और पाक फौज के 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत होंगे। पाकिस्तान बहरिया के जहाज PNS जुल्फ़िकार ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोलिंग के दौरान जिबूती का दौरा किया। जिबूती बहरिया के हुक्काम ने पाक बहरिया के जहाज का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक कमांडिंग ऑफिसर PNS जुल्फ़िकार ने कमांडर जिबूती बहरिया और कोस्ट गार्ड के साथ पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल किया। दौरे के अख्ताम पर जिबूती कोस्ट गार्ड के साथ मुश्तरका बहरी मश्क की गई। जिबूती में क़याम के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों जिबूती के आला सिविल और अस्करी क़यादत के साथ मकामी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने भी जहाज का दौरा किया।
ڈیرہ اسماعیل خان میں خارجی دہشت گردوں نے ایف سی کی گاڑی پر فائرنگ کی. ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے تھانہ دارابند کی حدود میں خارجی دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے ایف سی کے 2 سپاہی شہید جبکہ 4 زخمی ہوئے. شہید سپاہی شیر الرحمان اور شہید سپاہی سید امین نے خارجی دہشت گردوں کا دلیری سے مقابلہ کیا اور شہادت کا بلند رتبہ پایا. شہید سپاہی شیر الرحمان کا تعلق جنوبی وزیرستان اور شہید سپاہی سید امین کا تعلق ثوابی گدون سے تھا. ترجمان کے مطابق زخمیوں میں حوالدار امتیاز، سپاہی محب شاہ، سپاہی صاحب دین اور سپاہی فضل کریم شامل ہیں. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایف سی کے قافلے پر خارجی دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے. وزیراعظم نے حملے میں شہید ہونے والے ایف سی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیراعظم نے شہیدوں کی بلندی درجات اور اہل خانہ کی صبر کی دعا کی. وزیراعظم نے حملے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی. پاکستان میں سعودی عرب کے فلاحی ادارے شاہ سلمان امدادی مرکز نے ملک کے پسماندہ اور قدرتی آفات سے متاثرہ علاقوں میں موسم سرما کی مناسبت سے 50,000 خیمے اور سردی سے بچاؤ کے لیے ضروری اشیاء کی تقسیم کا عمل مکمل کر لیا ہے. اس منصوبے سے 3,50,000 سے زیادہ متاثرہ افراد کو بنیادی ضروری امداد فراہم کی گئی ہے. اس منصوبے نے متاثرہ افراد کی زندگی بحال کرنے اور استحکام لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یا کملا ہیرس، کون کرے گا امریکہ پر راج؟ امریکہ کی کئی مشرقی اور وسطی ریاستوں میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے، جس میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. امریکہ میں 6 مختلف ٹائم زونز کے باعث مختلف امریکی ریاستوں میں پولنگ کا آغاز اور اختتام الگ الگ وقتوں پر ہوگا. امریکی میڈیا کے مطابق ریاست ورمونٹ میں پولنگ اسٹیشنز کے باہر لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے لمبی قطاروں میں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ نارتھ کیرولائنا، اوہایو اور ویسٹ ورجینیا میں بھی ووٹنگ کا عمل جاری ہے. نیو یارک اور نیو جرسی میں بھی ووٹرز پولنگ اسٹیشنز کا رخ کر رہے ہیں، جبکہ نیو ہیمپشائر اور کنیکٹیکٹ میں بھی ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے. نارتھ کیرولائنا امریکہ میں 5 سا پلٹنے والی ان 7 ریاستوں میں شامل ہے جو کسی بھی صدارتی امیدوار کی کامیابی میں فیصلہ کن ثابت ہوگی. امریکی میڈیا کے مطابق 7 کروڑ 89 لاکھ افراد پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے کل 538 میں سے کم از کم 270 الیکٹورل ووٹس درکار ہوں گے. امریکہ میں صدارتی انتخابات میں الیکشن کے دن کی ووٹنگ کا آغاز رات نیو ہیمپشائر میں ہوا اور پہلا ووٹ نیو ہیمپشائر کے ایک چھوٹے سے قصبے ڈیکسوائل نوش میں ڈالا گیا. غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکی ریاست نیو ہیمپشائر کے چھوٹے قصبے ڈیکسوائل نوش میں انتخابات کا آغاز رات گئے ہی ہو گیا تھا. اور ناظرین، امریکہ سے اینکر پرسن چودھری شہزاد قیوم انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیل جانیں گے. شہزاد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی ہاں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج 5 نومبر ہے اور امریکی صدارتی انتخابات آج یہاں پہ منعقد ہو رہے ہیں امریکہ میں. میں اس وقت راڈنی تھامسن پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود ہوں جو کہ اسٹیفرڈ کاؤنٹی ورجینیا میں واقع ہے. صبح 6 بجے یہاں پہ پولنگ سٹارٹ ہو گئی تھی اور بڑا سمپل پروسیجر تھا. اپنی اسٹیٹ آئی ڈی لے کے اندر جائیں اور وہاں پہ آپ کا ڈیٹا چیک ہوتا ہے اور پھر they'll give you a ballot paper. وہ بیلٹ پیپر پہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ کو مارک کریں اور پھر وہ مشین میں انسرٹ کریں. اسکین کرنے کے بعد that's it. easy as 1 2 3. بہت سمپل پروسیجر ہے. اور یہاں پہ مجھے مینجمنٹ نے بتایا کہ صبح 6 بجے سے پہلے یہاں پہ 120 افراد لائن میں موجود تھے ووٹ ڈالنے کے لیے اور 9:30 9:15 9:30 کے قریب یہاں پہ 400 سے تجاوز یہ تعداد کر گئی تھی جو کہ ووٹ ڈال چکے ہیں اب تک. باقی اگر دیکھا جائے کلوزنگ کے حوالے سے تو یہاں پہ ٹائمنگ جو ہے ووٹس کے وہ 7 بجے تک یہاں پہ پولنگ جاری رہے گی. 7 بجے کے بعد پولنگ بند کر دی جائے گی. ہر اسٹیٹ کے اپنے ٹائمنگز ہیں، جیسے کہ کچھ اسٹیٹس میں تو یہ صبح 1 بجے تک بھی چلے گی، جیسے الاسکا اور ہوائی ہیں. ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم ڈیپینڈنگ کہ آپ کس اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ یہاں کی صورتحال ہے. بیک ٹو یو. بہت شکریہ شہزاد قیوم، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ یا کیملا ہیرس، کون کرے گا امریکہ پہ راج؟ امریکہ کی کئی مشرقی اور وسطی ریاستوں میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل رضوان شروع ہو چکا ہے، جس میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. پوری دنیا کی نظریں ہیں کون ہوگا امریکہ کا صدر. مختلف ریاستوں میں مختلف ٹائم زونز کے باعث امریکی ریاستوں میں پولنگ کا آغاز اور اختتام الگ الگ وقتوں پر ہوگا، جسے ہمارے اینکر پرسن بھی اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. اب بہت ساری ایسی ریاستیں ہیں جہاں پر پولنگ اسٹیشنز پر باہر لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں. اب ارلی ووٹنگ کے ذریعے بھی بہت سارے لوگوں نے 7 کروڑ 89 لاکھ افراد پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 16.5 کروڑ لوگ 50 ریاستوں میں سے انتخاب کریں گے نئے صدر کا. کون ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ یا پھر کملا ہیرس؟ امریکہ کا صدر کون ہوگا اور ایک نئی تاریخ رقم ہوگی. بہت ساری
چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں تاریخ میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اپنی پہلی صدارت کی مدت مکمل کرنے کے بعد اگلا انتخاب نہیں جیت سکے تھے اور اس مرتبہ وہ اپنی دوسری ٹرم پوری کرنے کے لیے انتخابی میدان میں ہیں، صدارتی دوڑ میں شامل ہیں، دوسری جانب کملا ہیرس، دونوں امیدواروں نے بہت سارے وعدے کر رکھے ہیں اپنے اپنے ووٹرز کے ساتھ۔ دونوں امیدواروں کی جانب سے بھرپور دعوے اور الزامات بھی ہم نے دیکھا کہ سامنے آئے، لیکن سب سے اہم بات رضوان اس میں وہ 7 سٹیٹس ہیں جن کو ہم سوئنگ سٹیٹس کہتے ہیں، جو کہ ڈیسائسو رول پلے کرتی ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ امریکہ میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو ان جو سٹیٹس کا کردار ہوتا ہے یہی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اگلا جو صدارتی جو امیدوار ہے وہ کون تخت پر آ کر بیٹھے گا، اور ہم اپنے نمائندے جو ہیں وہاں پر موجود ہیں ان سے بھی اس حوالے سے ہم تجزیے لے رہے ہیں اور ڈیٹیلز لے رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ ارلی پولنگ کے ذریعے 7.5 کروڑ سے زائد امریکی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وقت پولنگ اسٹیشنز کا رخ کر رہے ہیں۔ ٹائم زون جس طرح آپ نے بتایا رضوان مختلف ہے، مختلف ریاستوں میں بہت بڑا ٹائم کا فرق آتا ہے۔ فاروق وڑائچ ہمیں سینئر صحافی واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق بہت شکریہ، گاہے بگاہے ہم آپ سے ڈیٹیل لے رہے ہیں، ذرا آگاہ کیجیے گا کیا مغربی ریاستوں میں بھی پولنگ کا رخ لوگوں نے کر لیا ہے؟ پولنگ اسٹیشنز کا کیا بتا رہے ہیں وہاں پر جو تجزیے ہو رہے ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، سرویز ہو رہے ہیں، کیا اندیا دے رہے ہیں وہ؟ تو یہ کہ جو میں نے بھی دیکھا کہ دونوں پارٹیوں کے جو بھی اس طرف ہے، ابھی جو ٹرمپ ہیں انہوں نے کچھ دیر پہلے ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے اپیل بھی کی کہ نکلیں باہر اور ووٹ کریں۔ یہی دونوں پارٹیوں کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے۔ ان 7 ریاستوں پہ امریکی میڈیا کی اس وقت نظر مرکوز ہے اور یہیں سے کوئی راستہ نکلے گا۔ جو میں بتاتا آپ کو یہ چلوں کہ جو ٹرمپ ہیں انہوں نے اپنا جو الیکشن ہیڈ کوارٹر ہے وہ فلوریڈا ریاست میں قائم کر رکھا ہے، جبکہ جو کمالا ہیرس ہے ان کا ہارورڈ یونیورسٹی جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی وہاں پہ ان کا الیکشن ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں پہ مختلف والنٹیئرز جو ہیں ان کی پورے یہ امریکہ جو کہ بہت وسیع ہے، ان تمام ریاستوں میں جو ووٹنگ کا عمل چل رہا ہے 6 ٹائم زون ہے، یہاں پر ٹائم بہت مختلف ہوتا ہے، تو وہ سارے جو پولنگ کا عمل ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ اس وقت جو امریکی میڈیا ہے وہ پل پل کی خبریں بھی دے رہا ہے۔ پولنگ کا عمل اس وقت تک سموتھ چل رہا ہے۔ میں نے آپ کو شاید پہلے ذکر کیا تھا کہ آج واشنگٹن ڈی سی میں خاص طور پہ وائٹ ہاؤس کے گرد اور کیپٹل ہلز کے گرد غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ایک ہسٹری ہے کہ 6 جنوری 2021 میں ٹرمپ کے جو حامی ہیں الیکشن کے بعد انہوں نے وہ حملہ آور ہوئے تھے، اور وہ جو مسئلہ ہے اسی لیے کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے ہیں یہاں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ پولنگ جو ہے وہ آگے بڑھے گی، ہم آپ کے ساتھ مزید تفصیلات بھی آپ سے لیتے رہیں گے۔ اور ناظرین بہت شکریہ فی الوقت آپ کے لیے کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فی الوقت بات کرتے ہیں غزہ اور لبنان کی صورتحال کی، جہاں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے اور غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی بمباری میں مزید 17 فلسطینی شہید جبکہ 86 زخمی ہو گئے ہیں۔ شمالی غزہ کے قصبے بیت اللحیہ پر 2 گھروں پر صہیونی فوج کی بمباری میں 20 جبکہ غزہ شہر پر حملے میں 4 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے کمانڈوان اسپتال کے مسلسل محاصرے کے بعد آج دوسرے روز بمباری کی ہے، جس میں ڈاکٹرز اور مریض زخمی ہوئے۔ نرسری میں موجود بچے بھی اسرائیلی بربریت سے محفوظ نہ رہ سکے۔ مغربی کنارے پر اسرائیل کی جانب سے ڈرون حملے کیے گئے جس میں 1 فلسطینی شہید ہو گیا۔ اسرائیلی فورسز نے فارا پناہ گزین کیمپ پر بھی دعویٰ بولا اور رہائشی علاقے پر فائرنگ کر کے متعدد گھروں کو مسمار کر دیا۔ قابض فورسز نے پانی کی لائنوں میں کو بھی منقطع کر دیا۔ لبنان پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ جنوبی لبنان کے شہر پر اسرائیل کی بمباری میں مزید 1 شخص جاں بحق ہو گیا۔ اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق پر بھی فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے حملے میں حزب اللہ کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم شہدائے جموں اس تجدید عہد کے ساتھ منائیں گے کہ شہداء کے مشن کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ دن نومبر 1947 کے پہلے ہفتے میں ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی افواج اور ہندو جنونیوں کے ہاتھوں پاکستان ہجرت کرنے کے دوران لاکھوں کشمیریوں کے قتل عام کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے کنٹرول لائن کے دونوں جانب پاکستان اور دنیا بھر میں بھارت مخالف مظاہروں، ریلیوں اور سیمینار سمیت مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ حریت رہنما اور
तंजीमों ने शहदाए जम्मू को खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कश्मीर की नस्बुलैन के लिए उनकी कुर्बानियों को उजागर करते हुए कहा है कि जम्मू का कत्लेआम मुनज़्ज़म नस्लकुशी का आगाज़ था, जिसका मकसद इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करना था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक की तबीयत मजीद बिगड़ गई है, क्योंकि वो तिहाड़ जेल में गुज़श्ता 5 रोज से भूख हड़ताल पर हैं। उनकी जमात के मुताबिक मोहम्मद यासीन मलिक इंसानी हकूक में खिलाफ वर्जियों और कश्मीरी कैदियों की तवील नजरबंदी के खिलाफ एहतजाजन खाने पीने और इलाज से इनकार कर रहे हैं। मकबूजा वादी कश्मीर के जिला बांडीपुरा में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेज ने नौजवान को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक जाली मुकाबले में शहीद किया है। दूसरी जानिब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने काबिज हुकाम की तरफ से उन पर आयद की गई पाबंदियों की मजम्मत की है, जिनकी वजह से वो श्रीनगर में अपने मरहूम चचा मीर वाइज मौलवी मोहम्मद अहमद शाह की गायबाना नमाज जनाजा और ताज़ियती तकरीब में शिरकत नहीं कर सके। मीर वाइज ने इन इक़दामात को मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा आगा सैयद हसन मूसवी ने भी ताज़ियती मजलिस पर पाबंदियों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने इन कार्रवाइयों को मजहबी मामलात में बिला जवाज मुदाखलत करार दिया। उन्होंने कहा कि नाम निहाद नए कश्मीर की हकीकत ये है कि मौजूद शख्सियात की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी की भी इजाज़त नहीं है और जामे मस्जिद जैसी तारीखी इबादतगाहों पर ताला लगा दिया जाता है। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। उधर पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में स्मोग और हल्की धुंध छाए रहने की तवक्को है। आज कम से कम दर्जा हरारत लह और स्कर्दू में 0, जबकि गोपिस में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा वनडे मैच खेलने के लिए कौमी क्रिकेट टीम मेलबर्न से एडिलेड पहुंच गई है। ग्रीन शर्ट्स कल प्रैक्टिस सेशन में शिरकत करेंगी। 3 मैचेस की वनडे सीरीज का दूसरा मैच जुमे को एडिलेड में खेला जाएगा। मेजबान ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले मैच में कैंगरूज ने 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। स्पिन बॉलर सुफियान मुकीम का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 स्क्वाड में मुंतखब होने पर खुशी है। कोशिश करूंगा कि टीम की जीत में अहम किरदार अदा करूं। मेरे लिए वैसे फ़ख्र की बात है कि मैं स्क्वाड का हिस्सा बनूं। अब आगे डेब्यू होना वो अलग चीज़ है, जो मतलब मेरे नसीब में हुआ, जो कम्बिनेशन बना टीम का, तो मैं उस पर हैप्पी हूँ और इंशाल्लाह जो मेरे सोच सका मैं अपनी टीम के लिए और अपने मुल्क के लिए अच्छा करने की कोशिश करूँगा। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। दोहा में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के मोहम्मद शहाब को 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। इससे कबल प्री क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने कतर के अहमद सैफ को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से हराया था। पाकिस्तान के असजद इकबाल प्री क्वार्टर फाइनल में कब्रिस के माइकल जॉर्गियो से हार गए थे। गवर्नर हाउस कराची में पाक UAE जिu-जित्सु फ्रेंडशिप कप के इनेकाद के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब हुई। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल डॉक्टर बखीत अतीक अल रुमैसी मौजूद थे। मुआहदे के तहत बासलाहियत खिलाड़ियों को खुसूसी तरबियत फराहम की जाएगी। तकरीब में गवर्नर सिंध ने मार्शल आर्ट के 2 खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल दिया। मार्शल आर्ट के दोनों खिलाड़ियों ने अरब अमारात में चैंपियनशिप जीती थी। खेलता पंजाब गेम्स के तहत शेखुपुरा में हॉकी और फुटबॉल टूर्नामेंट्स का आगाज हो गया है। हॉकी के इंटर क्लब टूर्नामेंट में 9 जबकि फुटबॉल इवेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। दोनों खेलों के मुकाबले 4 रोज तक जारी रहेंगे। फाइनल जीतने वाली टीमों को 1-1 लाख रुपए कैश प्राइज के साथ ट्रॉफी भी दी जाएगी, जबकि रनर अप टीमों को 50-50 हजार नकद इनाम और ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। बहुत शुक्रिया अनीस आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ये खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। दुरुस्त